हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं धातु एवं अधातु की, जो कि है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। इसमें हम बात करेंगे धातु किसे कहते हैं, अधातु क्या होती हैं और क्या क्या हमारे इस चैप्टर में इसे बताया गया है। जैसे कि पहले हम जानते हैं धातु के बारे में। धातु से अभिप्राय जिस वस्तु में लोहे के अंश पाए जाते हैं, यानी कि जो भी वस्तु यौगिक जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, धातु नाम से जानते हैं। धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। एक तरीके से हम जान सकते हैं कि धातु कैसी है, बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे आप लोग कि धातु में क्या होता है। भाई धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है, क्योंकि कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तन, हथियार और अन्य सामान बनाने के लिए किया गया था। उसी को हमने जाना था, पहली बार ज्ञात कर पाए थे कि कौन सी वो धातु है प्यारे बच्चों, वो है कॉपर। आजकल धातु का उपयोग किस किस चीज़ों के लिए, पुल बनाने के लिए, रेल, हवाई जहाज, मशीनरी और बहुत सारे उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, वह धातु कहलाती है। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे धातु के साथ, धातु क्या है, धातु के काफ़ी सारे उदाहरण हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आयरन हो गया, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भूप्रपटि पर। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, सोडियम, और ये सारे बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि हमारी धातु की श्रेणी में आते हैं। अब जान लेते हैं प्यारे बच्चों धातु के गुणधर्म, यानी कि धातु क्या होती है, धातु कौन कौन सी है, यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि वह वस्तु या यौगिक या तत्व एक धातु है। देखिए, पहली बात धातु चमकदार होती है, चमकीले होते हैं। दूसरा, वे अत्यधिक कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं। देन तन्य होते हैं। तन्य से अभिप्राय हम उन्हें खींचकर पतली तार के रूप में, इस तरीके से पतली तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। धातु में आघातवर्धता होती है। आघातवर्धता से मीन्स होता है हम उस पर आघात करते हैं और वो किसी रूप में एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों ने चांदी का वर्क देखा होगा, तो वो चांदी का बना होता है, जबकि वो एक वर्क अवस्था में है, यानी कि एक पेपर वाली शेप में, पेपर से भी पतला है। ठीक है, धातु जो होती है ध्वनिक होती है, यानी कि खनखनाहट, झंझनाहट इन सब में होती रहती है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो भी आप तार वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी आपके बिजली आती है घर में, उस चीज़ की सुचालक कौन होती है। जैसे कि लोहे में कभी कभार करंट आने लगता है, तो वो क्या है, आयरन लोहा विद्युत का सुचालक है, तो वो एक धातु है। अब धातु ऊष्मा की भी सुचालक होती है। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए, स्टील के बर्तन हो गए, ये सब क्या होती है, क्योंकि ये किसके सुचालक होती है, ये ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए ही इसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के बारे में। जैसे कि पहली धातु है जो सबसे ज़्यादा कठोर धातुएं होती हैं, वो कौन सी धातुएं होती हैं, पहली आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये अत्यधिक कठोर धातुओं में आती है, इनका नाम याद रखिएगा। और दूसरी जो सूक्ष्म की जो ऊष्मा होती है, जो आग होती है, उसकी सुचालक होती है। जैसे कि पहला एक चांदी और एक तांबा, ये दोनों क्या होती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। और ऐसी हम बात करें तन्यता की, तो सोना भी क्या होता है, ये बहुत अच्छा, चांदी और तांबा ये ऊष्मा की भी और विद्युत की, ठीक है, विद्युत की भी अत्यधिक अच्छी सुचालक होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना, यानी कि सबसे ज़्यादा किसे हम पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है सोने को। अत्यधिक नरम धातु याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। आप इसे एक वर्ड से याद कर सकते हैं, नलिक। नलिक मीन्स सोडियम Na, लिथियम Li और K पोटेशियम। ओके, अत्यधिक आघातवर्धता वाली धातु मैंने भी आपको बताया, आघातवर्धता सबसे ज़्यादा किस में होती है, एक तो चांदी में होती है, दूसरा सोने में भी पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कुछ वस्तुएं। अब जानते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं एक धातु के। ठीक है, तो धातु का दहन करने पर वो किससे अभिक्रिया करती है, कैसे रिएक्ट करती है, किस फॉर्म में डेवलप होगी। पहली बात करेंगे, धातु जो होती है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जब हम किसी धातु को लेंगे और ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक धातु ऑक्साइड बन जाती है। जैसे कि Cu कॉपर प्लस में O2 ऑक्सीजन। कॉपर क्या है, एक धातु है और ऑक्सीजन एक अधातु है। जब हमने क्रिया कराई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ऐसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, ऐसे हम कह सकते हैं Mg प्लस में O2, ऐसी क्या बन जाएगा,
MgO, जो कि एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब बात करते हैं ऊर्ध्वधर्मी ऑक्साइड के बारे में। ऊर्ध्वधर्मी ऑक्साइड क्या होती है? ऊर्ध्वधर्मी ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड होती है, ऐसी धातु ऑक्साइड होती है या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। ये किसके साथ? धातु ऑक्साइड तो ऑलरेडी बनी हुई है जो हमने अभी दहन कराया, लेकिन यहाँ पर क्या है? अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? लवण या फिर जल बनाएगी। लवण और जल बनाती है। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिख रखा है एल्यूमिनियम ऑक्सीडेट को, ठीक है, ऑक्साइड को। अब ये क्या है? HCl क्या है हमारे पास? ये अम्ल है, और NaOH क्या है हमारे पास? क्षारक है। एक बार हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे और एक बार हम किसके साथ? क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जैसे कि आपने देखा Al2CO3 प्लस में 6HCl2, ठीक है, इसमें हम जब कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगी Al की Cl के साथ, तो 2AlCl3 प्लस में जो H है वो हाइड्रोजन के अणु के साथ मिलकर जल का निर्माण करेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा Al2O3 प्लस में NaOH जो क्षारक है वो NaOH किसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा? वो जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, और O3NOH कन्वर्ट अलग होकर के क्या बना लेंगे? एक तरीके से जल का निर्माण कर देंगे। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में जो कि है एनोडीकरण। ठीक है बच्चों, एनोडीकरण जो होता है ना, एक तरीके से एक अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही एनोडीकरण कहते हैं। जैसे धातु वगैरह जो होती हैं जिन्हें हमें डर लगा रहता है, जैसे आयरन हो गया, उस पर जंग लगने का, क्षारक होने का, उसे बचाने के लिए हम एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है? वो वह धातु खराब नहीं होती है। अब बात करते हैं आधातु के बारे में। आधातु वह वस्तु है जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, या जैसे कि हम बोल सकते हैं एकदम अपोजिट ऑफ धातु। ठीक है, अभी हमने बात की कि धातु किसे कहते हैं? इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, बट इसमें इसका अपोजिट है, इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। अब ये सब क्या है? बिल्कुल अपोजिट ऑफ है धातु से। जैसे कि अब बात करेंगे, देखिए आधातु के पहले क्या है, ये क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते। हमने देखा था धातु चमकदार होते हैं, पर ये चमकदार नहीं होते। जैसे कि आधातु तन्य कठोर भी नहीं होते हैं, और आधातु तन्य, आप मैंने बताया ना, खींच खींच के हम इसे पतली चादर के, क्या आप प्लास्टिक को, लकड़ी को, इसको पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि ये तन्यता नहीं होते, ना ही ये कठोर होते। अब आप बोलोगे प्लास्टिक तो कठोर होती है, बट हम उसे इतनी कठोर नहीं होती कि हम उसे तोड़ ना पाए या फिर उसे हाँ मतलब कर ना पाए उसका। अधातु विद्युत और ऊष्मा, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा दोनों की ही कुचालक होती है। कुचालक मीन्स इसमें पास नहीं होगी, विद्युत धारा इसमें पास नहीं होगी। ऊष्मा की ये सुचालक नहीं है, इट मीन्स ऊष्मा का उपयोग हम इस वस्तु में नहीं कर सकते। जैसे कि हम प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं बना सकते, रबड़ की चीज़ों से विद्युत धारा नहीं करवा सकते, आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि स्लीपर्स पहनकर ही हमने वाइर्स वगैरह में घुसना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आधातु का गलनांक और कथनांक बहुत ज़्यादा कम होता है, इतना अधिक नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे पास ये अब बात करेंगे। देखिए आधातु जो होता है एक कमरे के ताप पर, किसके? नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है रूम वाला, उसमें ठोस, द्रव्य और गैस दोनों ही रूप में पाया जाता है। ठोस और गैस तो बहुत ज़्यादा है, बट द्रव्य सिर्फ एक है, जो कि है ब्रोमीन। ठीक है, ये आधातु ऐसा आधातु है जो ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। आगे बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कैसे कैसे होते हैं, यानी किस किस के साथ वो अभिक्रिया करती हैं और किस किस तरीके से वो अभिक्रियाएं संपन्न करती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ अधातु की अभिक्रिया, जैसे कि धातु, ठीक है, पहले हम लेंगे अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड यानी कि एक अम्लीय फैशन में होती है। जैसे कि हमने लिया एक आधातु C और O2, तो कॉपर CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, S प्लस में O2 तो सल्फर ऑक्साइड, इस तरीके से इसे बनाती है ये। अब बात करेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया में क्या क्या होता है, यानी कि जब हमारी धातुएं या अधातुएं अभी अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी या धातु, तो किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि अधातु है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ करेंगे हम लोग, H2SO4, और या नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, नाइट्रिक NaHCO3, ये नाइट्रिक अम्ल दोनों के साथ हमने यूज़ करा है। इसमें क्या हो जाएगा? SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड के साथ क्या मिलेगा? हमें जल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा?
हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी प्राप्ति होगी, जल की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है द्रव अवस्था में पाए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी, तो ब्रोमीन। ऐसी धातु जिसे हथेली पर रखने पर वह पिघलने लगती है, तो वो आप याद रखना। ठीक है, गॉलियन एंड सिरीजियन। ठीक है, गैलियन और सिरीजियन। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है तो हम बोल सकते हैं आयोडीन और हीरा। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को आपने अपनी पेंसिल की नोक वगैरह जो होती है ना ब्लैक कलर में, उसमें देखा होगा, वो ग्रेफाइट ही होती है। क्षारकीय धातु कौन कौन सी होती है, एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु भी होती है और बहुत ज़्यादा मुलायम भी होती है। इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आयनिक यौगिक के बारे में। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धातु के जो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनिक का स्थानांतरण, यानी कि धातु है उससे वो अधातु में कन्वेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण में बने होते हैं। इन्हीं यौगिक क्या कहते हैं, इन्हीं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए NaCl, LiCl, CaCl2 और CaO, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। और आगे बात करेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। अच्छा, मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, बट एक बार रिवीजन के तौर पर मैं ये आपको वन टाइम में समझाने वाली हूँ। फर्स्ट हमने ऑक्सीजन के बारे में जाना था, जो कि अगर धातु किसी भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि हमें सोडियम ले लिया है, सोडियम ने हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो सोडियम ऑक्साइड बन चुका है। बाकी अगर बात करें अगर इसके अपवाद की, तो सोना और प्लेटिनियम धातु ऐसी हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इन धातुओं का नाम आप याद रखिएगा। बाकी अगर हम देखेंगे कि जब पानी के साथ किसी धातु की क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो वो हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। कैसे, जैसे हमने सोडियम का ही उदाहरण लिया है एक, और जो कि है H2O में, यानी कि जल के साथ जब हम सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस उसके साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं धातु ऑक्साइड जब बनाएगी। अच्छा, आप किसी के भी साथ करा सकते हैं, पोटेशियम के साथ करा सकते हैं, तो ये धातु आप पर डिपेंड करती है तो आप किसके साथ करा रहे हैं। आगे बात करते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, ठंड के मतलब ठंडी चीज़ों के साथ अभिक्रिया रिएक्ट करती है और कम अभिक्रियाशील धातु भाप के साथ रिएक्ट करती है। ओके, ठंडे पानी और भाप का आप याद रखिएगा। अधिक अभिक्रियाशील जो ठंडे के साथ अभिक्रिया करेंगी और कम अभिक्रियाशीलता जो भाप के साथ अपनी क्रिया संपन्न करती है। ऐसे बात करेंगे अम्लों के बारे में, यानी कि अम्ल के साथ कैसे एक धातु अभिक्रिया करेगी। जब अम्ल प्लस हाइड्रोजन बनाती है, क्या बनाएगी, लवण प्लस में हाइड्रोजन बनाएगी जब अम्ल के साथ इसकी धातु के साथ अभिक्रिया कराएगी। धातु के साथ देख लेते हैं, चलिए। जैसे कि हमने इसमें देखा, जैसे कि हमने एक लवण लिया है प्लस एक हमने धातु ले ली Na, उसके साथ एक लवण ले लिया जो कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जब हम इसके सात्व अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि नमक का भी सूत्र है, प्लस में H2 हो जाएगा। अब बात करते हैं धात्विक लवणों से, यानी कि धात्विक लवण क्या होते हैं। जब भी हम देखिए धात्विक लवण से अभिप्राय जब विस्थापन अभिक्रिया होती है, जब यहाँ पर क्या होगा, सीधी सिंपल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें क्या होगा, NaCl यानी कि किसी भी एक लवण की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी और वो उसकी जगह ले लेगा, उसे विस्थापित करेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम को पोटेशियम ने विस्थापित कर दिया है, ये ऐसे की जाती है। अब थोड़ा सा हम अभिक्रियाशीलता की श्रेणी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जितने भी यम ये लास्ट में जो आ रहे हैं ना वर्ड, ये जो होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो या से यम याद रखिएगा, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी ये 5 के 5 तत्व अत्यधिक अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर। या ये जो है घटती हुई श्रेणी से स्टार्ट होते हैं, यानी कि मध्य वर्गीय होते हैं, ये मध्य रूप से पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें मरकरी, सिल्वर और गोल्ड की, तो ये सबसे ज़्यादा कम अभिक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे
जो कि हमारी धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति से अब दिख रहा है, देखिए पहली बात N, ठीक है, KNaCaMgAl, ठीक है, ये जितने भी है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो अत्यधिक क्रियाशील वाले तो समुद्रों से लवण के रूप में प्राप्त किए जाते हैं और विद्युत अपकरणों यानी कि कैथोड और एनोड किरणों के उपयोग से इन्हें निकाला जाता है। अब सेकंड बात करते हैं कार्बन, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड और कॉपर की, तो ये कार्बन के उपयोग में अपघटक होते हैं और अयस्क के रूप में निकलते हैं। अयस्क के साथ प्यारे बच्चों जो कि खनिज वगैरह होता है, खनिज यानी कि जब तक जमीन में है तो वो अयस्क है और अयस्कों में से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे कि अब एक बात करते हैं, एक कीवर्ड है गैंग, तो गैंग किसे कहते हैं, जो भी अयस्क के साथ धूल कण, मिट्टी, इतनी भी चीज़ें खनिज निकालने में जितने भी गंदी चीज़ें, जो भी मैल वगैरह, जो मिट्टी वगैरह होती है उसे हम धूल कण वगैरह, उससे गैंग कहते हैं। अब बात करते हैं Ag, Hg और Au की, जो कि है सोना, चांदी और हमारा पारा। इन तीनों में क्या है, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इन्हें निकालने के लिए हमें कोई इस चीज़ के उपयोग नहीं करना पड़ता, ये मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसी को ही हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि पहले अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, जैसे कि जो उच्च वर्गीय है, यम वाले जो हैं, यम वाले कॉपर, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे नियम वाले जो हैं इनमें अत्यधिक क्रियाशीलता की श्रेणी में आते हैं। उससे गैलियन धातु का विद्युत अपघटन यानी कि कैथोड और एथोड किरण होती है, लगी हुई होती है एक साइड में, और इससे इसकी शुद्धता का मापा जाता है, निकाला जाता है, ठीक है, इससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है N2N। अब बात करते हैं मध्यवर्तीशीलता, मध्य अभिक्रियाशीलता धातु के बारे में, जो कि सल्फर है और कार्बोनेट है। एक तो है निस्थापन और एक है भर्जन, एक है निस्थापन और एक है भर्जन। देखिए जो निस्थापन होता है इसे हम सीधे सीधे सिंपल सा वर्ड है गर्म करना। गर्म करना किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। हम जब भी सल्फर को गर्म करेंगे तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, जब भी हम कार्बोनेट को O2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब भी हमें क्या, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और धातु ऑक्साइड से हमें क्या होता है, अपचयन प्राप्त होता है धातु के रूप में, ठीक है। और इसी को ही अयस्क हमने बताया आपको, अयस्क वगैरह जो होता है जिसमें धातु प्राप्त होती है वो अयस्क मध्यवर्गीयों में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं निम्न श्रेणी की, जो भी बात करता है निम्न अभिक्रियाशील धातु, जो कि होती है सल्फर अयस्क की, सिंपल पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको, ये कौन कौन से होते हैं, Ag होते हैं, Hg हो जाएगा, पारा हो जाएगा और Au हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सोना, ठीक है, सोना, चांदी और पारा, ये सभी इसी अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट जो कि है लोहे पर जब जंग लगता है, जब लोहा यानी कि आयरन वगैरह का हमने गेट वगैरह बनाया, कुछ भी आसपास की चीज़ें आपने बहुत सारी देखी होंगी, जिसमें जंग लगने पर कौन से रंग की परत चढ़ेगी, भूरे रंग की परत चढ़ेगी। यदि चांदी संक्षारित होती है, चांदी खराब होती है, तो उस पर कौन से रंग की परत चढ़ेगी, काले रंग की परत चढ़ेगी। यदि कॉपर संक्षारित होगा, कॉपर यानी कि उसमें एक तरीके से लिक्विड आ जाएगा, एक तरीके से एक परत आ जाएगी, तो उस पर कौन से रंग की परत जमेगी, हरे रंग की परत जमेगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, इसमें संक्षारण कहा जाता है इस क्रिया को। संक्षारण यानी कि जो भी हमारे आसपास की वायु है, वायुमंडल है, उसकी उपस्थिति में जो गैंग वगैरह है, नमी जो होती है यानी कि ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस वगैरह होती है, उसके साथ क्रियाशील होकर के उस पर एक रंग की परत जमा दी, जिसे हमने कहा पढ़ा, भूरे रंग की, काले रंग की और हरे रंग की, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। अब इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, एक तो है पेंट करना, सीधा सिंपल आपके सभी के घरों में आपने आसपास देखा होगा पेंट, तो इसे संक्षारित होने से रोकने के लिए पेंट किया जाता है। गैल्वेनीकरण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटिनिंग, ठीक है, प्लेटिनिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चढ़ाया जाता है कैथोड एथोड किरणों के द्वारा, गैल्वेनाइजेशन भी वही होता है, पेंट करना। और मिश्र धातु यानी कि जैसे कि हमने क्या मिलाया, जैसे कि आपने मिलाया Fe यानी कि ये क्या हो जाएगा, लोहा, आयरन, लोहे को मिला दिया किसके साथ, कार्बन के साथ, जो कि क्या निर्माण होता है, इस चीज़ से क्या होता है, स्टील का निर्माण होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छे से आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा और आपको मेरे बनाए हुए नोट्स भी अच्छे लग रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा हो, अच्छे से आप लोग कर पा रहे हो, तो आप मुझे प्लीज़ और प्लीज़ मोटिवेट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि देखिए, क्योंकि आपका अब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप विद हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे नोट्स लिख के भी भेज सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिए कमेंट में, मैं आपके पास ज़रूर नोट सेंड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरी सारी वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, और आगे तक इन्हें आगे अपने ग्रुप्स तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप सभी सब करते हैं तो हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू।